फ्रेंड्स, हम लोग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं जो 2-2 अंक के थे। बाकी के 3 और क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण px² - 14x + 8 = 0 का एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। एग्जैक्टली बहुत हद तक मिलता जुलता प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था इसी सेक्शन में, जिसमें एक अल्फा था तो दूसरा 1/अल्फा मान लिया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, एक को हम अगर अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा। एकदम सीधी सी बात है। अच्छा, अब क्या किया, बस जो भी हमें दे रखा है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों मूलों का योग क्या होता है, ठीक है, दोनों शून्य को शून्यक भी बोलते हैं जीरोस के हिसाब से, और रूट है मतलब मूल, तो मूल और शून्यक दोनों नाम होता है। इंग्लिश में रूट और जीरोस दोनों बोलते हैं, दोनों मूलक भी बोल देते हैं। दोनों मूलों का योग लिख सकते हैं, क्या हो जाता है, ये क्या होता है -b/a। यहाँ पर -b क्या है -14, a कितना है p, लेकिन दोनों मूलक कितना हो गया अल्फा + 6 अल्फा, तो हमें यहाँ से मिल जाता है क्या 7 अल्फा = 14/p, लेकिन 7 दूनी 14, ये तो पता ही है। तो यहाँ से हमें p का क्या मिल गया, p का मान यहाँ से मिल जाता है हमें 2/अल्फा। p को इधर ले गए यार और अल्फा को इधर ले गए, समझे एक, तो ये आ गया। अब जो दूसरा नियम होता है, दूसरा क्या होता है, नियम तो कुछ नहीं है, मतलब एक डेरिवेशन है, दोनों मूलों का गुणनफल, वो क्या होता है, ये हमें पता है c/a, यानी कि जो हमारा अचर पद है वो कितना है 8/p, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर आपको पता है कि जो मूल था, क्या क्या मूल हुआ करते थे, एक अल्फा था, दूसरा था 6 अल्फा, तो यानी कि इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 8/p, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ जाता है 6 अल्फा² आपको मिल जाएगा 8/p। अब आप ये देखो, ऊपर आपसे पूछा गया है p का मान ज्ञात करना है ना, तो p का मान हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था 2/अल्फा, है ना। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपने को p का मान ज्ञात करना है तो हम लोग अल्फा को p के टर्म्स में लिखते हैं। वास्तव में ये जो पहली वाली इक्वेशन थी, इससे पहले हमें यही वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, अल्फा = 2/p। क्यों, क्योंकि हमें p का मान निकालना है, तो हम पूरी इक्वेशन को p में ही रखे रहेंगे, तो हम अल्फा की जगह क्या कर देंगे 2/p, ये देखिए इसको रख देंगे, नहीं दिख रहा है ये ठीक। तो अल्फा बराबर 2/p, यानी कि क्या हो जाएगा 6 × अल्फा, अल्फा का मतलब है 2/p, फिर 2/p, 2/p 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हम स्क्वायर था, बराबर 8/p, ठीक। तो 1/p कट गया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी कि क्या हुआ, अभी तक जो कुछ लिखा हुआ है, फिर 2 3 6, तो हो गया 3/p = 1। इसका मतलब क्या हुआ p = 3, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या कि इन्होंने, इनका भी उत्तर यही आ रहा है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो जिसको ऐसे देखना हो, बाकी हम लोगों ने इसको पूरे विधिवत कर डाला, ठीक। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये एक श्रेणी है, हमारी किताब में श्रेणी लिखा हुआ है, ढा से ढक्कन, एक तो इसके नीचे बिंदी रखोगे तो ढा का ढा हो जाता है, लेकिन सीरीज को श्रेणी बोलते हैं, तो श्रेणी होना चाहिए, पता नहीं, एनीवेज इसलिए हम लोगों ने इसको श्रेणी कर दिया था। अब क्या है, एक श्रेणी दे रखी है 20, फिर 19 से 1/4, फिर 18 से 1/2, फिर 17 से 3/4, इनका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, पहली चीज़ तो देखो, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें देख करके थोड़ा सा डर जाते हैं, उनको दहशत हो जाती है। कुछ नहीं करना यार, सबको देखो क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, पूरा खोल के लिखते जाओ, क्या लिखा हुआ है 1976 और 170, तो 70/4 लिखा हुआ है, फिर 18 36 और 1 37/2, फिर कितना है 17 चौको 68 और 3 71, 71/4 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी सब कुछ कॉमन नहीं है। तो ये 20 का मतलब क्या होता है 20/1, सबको हम 4 कर देते हैं, तो उसमें मतलब क्या हो जाएगा, पहले भी ऊपर गुणा करेंगे 4 से, नीचे भी 4 से करेंगे, तो 80/4, 77/4, 37, 2 से गुणा करेंगे ऊपर, 2 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 37 दूनी 74/4, 71/4। अब अपने को ज़्यादा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाता है। कई लोग हैं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि नहीं दिख रहा था, आराम से दिख रहा था। क्या दिख रहा था कि -3/4 को हम हर अगले पद में जोड़ते जा रहे हैं। किसको जोड़ते जा रहे हैं, 3/4 को नहीं, -3/4 को जोड़ा जा रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, 80 में 3/4 को जोड़ोगे तो 83 हो जाता है, लेकिन 3 घटता जा रहा है, 3 ऊपर की तरफ, और नीचे 4 भी है, ठीक। तो नीचे का उतना ही बना हुआ है, कोई भी भिन्न होता है ना, तो सिर्फ ऊपर का घटता जा रहा है, अंश घटता जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो सारवंतर है इस सीरीज का वो कितना है यार, -3/4। और प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को हम लोग a से निरूपित करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 20। अच्छा, तो हमें पता होता है कि इस तरह की कोई भी अगर हमारी समांतर श्रेणी है तो उसमें nवां पद क्या होता है, a
प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये होता है कि नहीं होता है? 5वां चैप्टर ठीक से पढ़ा होता तो ये अब सबको पता होता। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ा रखी हैं, कोई बात नहीं। अब जो भी है एनवां पद ये है, तो मान लीजिए हमें पूछा क्या गया, हमसे ये नहीं पूछा गया कि एनवां पद क्या होगा, हमसे तो पूछा गया कि प्रथम पद ऋणात्मक जो है वो कौन सा होगा। अच्छा, तो अगर कोई चीज़ ऋणात्मक होती है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि x एक ऋणात्मक संख्या है, क्या लिखूँ, x एक ऋणात्मक संख्या है, तो इसको हम लोग किसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, एकदम से बम फटने लगा है। अरे भाई, x ऋणात्मक संख्या तुम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 लिखेंगे, ये सही है क्या? नहीं। x बड़ा है 0 से, ये लिखेंगे क्या? नहीं। x छोटा है 0 से, ये लिखेंगे क्या? बिल्कुल। इसका मतलब कोई ऋणात्मक संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि जो nवां पद है, मान लिया कि हमने nवां पद जो है वो जाकर के 0 से छोटा है या ऋणात्मक है, एक ही बात तो है कि नहीं है? 0 से छोटा है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग इस इनइक्वालिटी समझते हैं, असमानता। भाई यहाँ पे इक्वालिटी है, ये बराबर का है, ये बराबर नहीं है, ये इनइक्वालिटी बोली जाती है, ये भी इनइक्वालिटी बोली जाती है जहाँ पर असमानता रहती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ए एन है वो 0 से छोटा है। अब हमें यहाँ पर एन निकालना है, ए एन नहीं निकालना है, हमें वो कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक है वो पद बताना है कि 25वां होगा, 30वां होगा, 100वां होगा, कौन सा होगा नहीं पता, उसी को निकालना है। ठीक, तो हम लोगों ने जो भी हमें वैल्यूज मिली उसी को निकाल देते हैं। अब ए एन की जगह हम लोग इन सारी चीज़ों को रख देते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 20 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, 3/4 नहीं है, -3/4 है, ध्यान रखिएगा, ये 0 से छोटा है। क्या हुआ, 20 ऋण 3/4 एन धन 3/4, ये <0 है। अब क्या किया, 20 में आपने इसको जोड़ दिया, कितना हो गया, 20 को 80 और 3 83/4 -3/4 n, ये <0 है। अच्छा, 83/4 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3/4 n इज -83/4, यहाँ तक आ गया। अब फिर से एक अच्छी चीज़ है, इसलिए अच्छा प्रश्न था, मैंने आपको बताया था। देखो, अब हम अगले पद में क्या करेंगे, देखो क्या होता है समझना। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -6 और यहाँ पे लिखा हुआ है -8, तो ये चिन्ह सही है या ये चिन्ह सही है या ये चिन्ह सही है, कौन सा चिन्ह सही है बताइए। -6 वास्तव में बड़ा है, क्यों, जितनी छोटी संख्या होती है और उसमें दो संख्याएं हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में निरपेक्ष मान में जो संख्या जितनी बड़ी है और उस दोनों ही संख्याओं के सामने अगर नकारात्मक या ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, नेगेटिव साइन है, तो जो छोटी संख्या आपको दिख रही निरपेक्ष मान में वो बड़ी हो जाती है ना, क्योंकि संख्या रेखा हम लोगों ने सारे लोगों ने पढ़ी हुई है। तो -6 आपका इधर आएगा, -8 कहीं यहाँ पर आएगा, 0 कहीं पर यहाँ पे आएगा, 2 कहीं पर यहाँ पर आएगा। तो जितना बाईं ओर जाते हैं उतना ही छोटा हो जाता है, जितना दाईं ओर जाते हैं उतनी बड़ी संख्या हो जाती है। सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। इसका मतलब -6 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन -8। इतना तो सबको पता है ना। आप सोचोगे यार सर ये तो पता था, आप इतना चिल्लाने क्यों लग जाते हो बीच बीच में। तो ऐसे चिल्लाने लग जाता हूँ ना यार कि कुछ चीज़ें गलती हो जाती है बहुत सारे लोगों से। जो गलती होती है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो सबको समझ में आ गया कि -6 जो है वो बड़ा है -8 से। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ -1 से गुणा कर देते हैं। तो इस -6 में -1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6, -8 में -1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो अभी वाला साइन ऐसा ही रहेगा क्या, नहीं, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 6 छोटा होता है 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों ही पक्षों में किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं ना तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अगर ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा था पहले तो ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है किसी भी नेगेटिव संख्या से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, या फिर किसी भी नेगेटिव संख्या से भाग करने पर। ठीक है, गुणा और भाग एक ही मतलब होता है यार। किसी संख्या में 2 से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, 1/2 से भाग दे रहे हो। नहीं आया समझ में। 5 में 2 से गुणा किया 10 आया। अच्छा, 5 में भाग दे दो 1/2 से, तब भी तो 10 आएगा। तो गुणा और भाग एक ही मतलब होता है। ठीक है, बस उसको अलग अलग तरह से वही है कि कान को कहाँ से घुमा के पकड़ रहे हो वाली बात अलग हो जाती है। कुल मिला करके ये जो बात थी, बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम लोग दोनों तरफ LHS और RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही तरफ अगर नेगेटिव नंबर से गुणा करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर से भाग देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और इसीलिए जो अपनी अगला बनेगा पद वो ये हो जाएगा 3/4, ये कुछ भी नहीं है n। तो ये वाला साइन जो था इसकी बात की जा रही थी, ऐसा हो जाएगा 83/4। 4 तो धनात्मक संख्या है, 4 से 4 काट दिया। तो n शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 83/3, एंड n शुड बी ग्रेटर देन
27.67 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, 6 चलता जाएगा। तो n जो है वो 27.67 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि आपका रोल नंबर 27 से ज़्यादा होना चाहिए या 27.67 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, 28 तो होगा अगला, ठीक है, अगला जो रोल नंबर 28 तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर कोई हम लोग दशमलव में तो लेते नहीं है। उसी तरह से जो पद होता है, टर्म होता है, वो भी पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, तो आपका n जो है वो 28 आ जाएगा। ये बात आपको निकल करके आ जाएगी, ठीक, आ रही बात समझ में। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था, ठीक है, इस प्रश्न को मिलते हैं अच्छे अंक, जिसने भी बनाया है ये प्रश्न इज गुड क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा दिमाग लगता है यार, थोड़ा दिमाग खुलता है, गणित का उद्देश्य होता है कि अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा खोला जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने भी कुछ इसी तरह से कर दिया था, कुछ गलती कर रखी थी, उसको मैंने ठीक कर दिया। यहाँ पे 74/4 की जगह कुछ और लिखा हुआ था, तो -3/4 ये सार्वंतर आ गया, डी से निरूपित करते हैं, प्रथम पद आपका 20 हो गया, इसको भी हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक। अच्छा, तो वह ऋणात्मक पद 28वां पद है, ये हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई, देखिए 6666 आ रहा था, क्या आ रहा था 27.6666, इसी को क्या लिख सकते हैं 27.6 बार, इसी को क्या लिख सकते हैं 27.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या से क्या, ये राउंड ऑफ कर दिया, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जिसको समझ में आ गया वेरी गुड। इसको छोड़ देते हैं डायरेक्टली, फिर हम लोग बहुत डिबेट कर जाएंगे, इसलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। ये है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न, बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ आपको सीधा सीधा दिख जाता है, ठीक। हम लोग बना के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ऐसा आपका y अक्ष होता है, ऐसा आपका x अक्ष होता है, ठीक। अच्छा, क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि y अक्ष को कहीं पे P पे कट कर रही है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं P है, और आपका जो x अक्ष था उसको कहीं पे Q पे कट कर रही है, ठीक। अच्छा, यदि 2, -5 भुजा PQ का मध्य बिंदु हो। अच्छा, ये जो भी लाइन जा रही है, अब यहाँ पर ही मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने प्रश्न के ये वैल्यू देख ली थी, लेकिन हमें नहीं मालूम है, अभी हमने P और Q बनाया ही नहीं है, रुक जाओ, कुछ नहीं बनाया। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों कर दिया सर ने, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता P कहाँ पर है, Q कहाँ पर है। P ऊपर भी तो हो सकता है भाई, P y अक्ष पर होगा तो इधर भी तो हो सकता है, तो मैंने नीचे को बनाया, इसीलिए मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या है, 2, -5, ये तो आपको पता होगा कहाँ पर पड़ेगा, 1 2 1 2 3 4 5, y अक्ष में नीचे की तरफ होगा क्योंकि ऋण 5 है, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिला ये पॉइंट, इसकी सीध में बना दिया और इसकी सीध में बना दिया, तो ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है, ये क्या बताया जा रहा है, ये मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, जो भी लाइन बन रही होगी, ऐसे कुछ बन रही होगी, समझ रहे हो, ऐसे कुछ बन रही होगी, ठीक। अच्छा, काफ़ी हद तक सही बना दिया हम लोगों ने। ये जो पॉइंट है कितना है, 2, -5, और ये बिंदु आपका P है। अब तो आ गया P और Q, है ना। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, Q के क्या होंगे, ये पूछा गया है। हम ये सब नहीं बनाते तब भी कर सकते थे, सीधा सीधा कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है भाई, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि पहले के आपने निर्देशांक ऐड किए, तो अब पहले के निर्देशांक आपने मान लीजिए x1 है, दूसरे का है x2/2, तो ये आपको मध्य बिंदु दे देगा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही y1, y2/2, इन दोनों को जोड़ा, ये क्या दे देगा, ऋणमास दे देगा। तो यहाँ पर बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है समझने की, कि x अक्ष और y अक्ष की बात की गई है। y अक्ष पर हमेशा ही x का मान 0 होता है, यानी कि जो प्रथम निर्देशांक है वो तो 0 हो गया, दूसरे वाले का हमें मान नहीं पता, उसको हमने बोल दिया y, ठीक। x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर भी ऐसा ही कुछ होता है, जो आपका y निर्देशांक होता है, ठीक, उसका क्या हम लोग देते हैं, 0 हो जाता है, और पहले वाले को हम लोग यहाँ पर x बोल दिया। तो अब तो आपके लिए कहानी बहुत ही आसान होगी, हमें x और y का मान निकालना है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि ये तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 0/2 = 2, तो x क्या आ जाएगा राजा बाबू, 4, यानी कि q के निर्देशांक क्या हो गया, q हो गया आपका 4,0। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है, जो जो आपने y का निर्देशांक निकालना स्टार्ट किया, तो p का तो y है, और x जो q है उसका y निर्देशांक क्या है, 0, तो आपको मिलेगा 0 + y/2, ये कितना है, -5, तो y क्या हो जाएगा, -10। इसका मतलब जो p के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, 0, -10। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आपने ये सब बना लिया तो आपको बना करके देखने को मिल जाता है यार। देखो, आपको दिख रहा है कि हाँ यार, अगर ये -5 पे तो -6, -7, -8, -9, -10 के आसपास दिख रहा है, जबकि हम लोगों ने नाप के नहीं बनाया। और ये देखो 3 और 4, ये 4 के पास दिख रहा है, तो हमें एकदम दिखने लग जाता है कि हाँ यार, ये हमारा उत्तर काफ़ी हद तक सही आ रहा होगा। विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा एश्योरेंस मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा अपने एग्जाम को देने के टाइम पर ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा उत्तर एकदम
ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीधा सीधा वही मिड पॉइंट फार्मूला लगाया हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है कि पी को कुछ भी मान लिया, क्यू को कुछ भी मान लिया, लेकिन बस इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो इन्होंने एकदम ठीक लिखा हुआ है, 0। क्यों? क्योंकि ये बात की जा रही है एक्स अक्ष पर क्यू है, y आपका y अक्ष पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, q का जो निर्देशांक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बस इसके बाद इन्होंने बोला हम जानते हैं कि y अक्ष का 0, y होता है निर्देशांक, और x जो x अक्ष है उस पर ये होता है, इसलिए जो p है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, q ऐसा कुछ हो जाएगा, और p q का जो मध्य बिंदु है वो ये है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को आपने जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया था, हमारा भी उत्तर एकदम सही आ गया था। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वीडियो में सेक्शन सी पर, जहां पर प्रत्येक अंक कितने अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। इसकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, और फिर एक साथ मिला करके भी इसको देख लेंगे। जिनको सारे कुछ एक साथ देखना है, प्रैक्टिस करनी है फाइनली, वो एक साथ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आज सारे लोग हम लोग ने बहुत मेहनत की है, करते जा रहे हैं, करते रहेंगे, और सारे लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए। मैथ्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अपने सब, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग फ्लेवर है। जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, तो स्ट्रॉबेरी अलग है ना, वनीला अलग है, बटर स्कॉच अलग है, चॉकलेट अलग है, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स है। ऐसे ही हर विषय का भी अपना फ्लेवर है। तो ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक।